चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे पीटी 365 एनवायरनमेंट को पढ़ना। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने आप लोगों के लिए ऐसे बहुत से वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट कर दिए एज पर योर डिमांड, जिसमें आपने मुझसे ये पूछा था कि आप हमें ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दो, उसके अंतर्गत ऐसे कौन से सब टॉपिक्स जैसे कि कोई टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई पूछा हुआ है और हमें उसे किस तरीके से पढ़ना है। बस ये चीज़ें अगर हमें प्रोवाइड कर दी जाएं तो वी कैन टेक द एज फ्रॉम आर फेलो एस्पिरेंट। तो उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने ज़रूर देख लिए होंगे। इफ़ नॉट, यू कैन वॉच देम आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इस पीटी 365 एनवायरनमेंट को हम लोग शुरू करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक से। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट में वो है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये ऑलरेडी यूपीएससी की अलग अलग एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, जहां पे न सिर्फ CDRI के बारे में बल्कि इससे जुड़े हुए कुछ और भी फैक्चुअल पॉइंट्स, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इसे कब लॉन्च किया गया और किसने लॉन्च किया, बिकॉज इट वॉज लॉन्च बाय इंडियन पीएम इन सितंबर 2019, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ CDRI को कंपेयर करते हुए पूछा जा सकता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। एज यू ऑल नो, वी हैव इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। अब ये जो पूरी ओवरऑल चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं ना, जो CDRI के बारे में, हम लोग इसको कहाँ पे पढ़ते हैं? हम इसे पढ़ते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत, जो बात करता है 4 मेजर थीम्स पे। और ये जो 4 मेजर थीम्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 30। आप लोगों को इसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसको भी पढ़ के जाना चाहिए। ऑल्दो अगर आपके पास ये पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, मगर ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे किसने इनिशिएट किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस से कनेक्ट करके, ये तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ के जाना। जैसे कि आप लोगों ने साल भर न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा नेचुरल हजार्ड्स के बारे में और मैन मेड हजार्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे नेचुरल और मैन मेड में जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो आप पढ़ के जाना। इसके बाद में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, जैसे सेंटर की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जैसे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। विश्वास मानो कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया तो वो ऐसे कुछ एक पॉइंट पे क्वेश्चन जरूर पूछने की कोशिश करेंगे। या तो वो इकोनॉमी के पॉइंट से पूछ लेंगे नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड के बारे में, या वो ऐसी अथॉरिटी, कमिटी या ग्रुप के बारे में पूछ लेंगे कि उसे कौन चेयर करता है। साथ ही वो ये भी पूछ लेंगे कि डिजास्टर से रिलेटेड कौन कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे या 5 ऑप्शन, जिसमें से आपको पकड़ना पड़ेगा कि सेंडाई है, यूगो है, इस तरीके से। ठीक है, तो इतना अगर आप करके जा रहे हो तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ब्रॉड टॉपिक होता है वो कवर हो चुका है। इसके बाद में आप में से ये बात कौन नहीं जानता कि सिक्किम में हमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिला था, राइट? और भी मल्टीपल जगह हमने देखा था। तो यहाँ पे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ग्लेशियर लेक क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ग्लेशियर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स को बनाता है। जैसे आप लोगों से मोरेन्स के बारे में पूछ लेंगे। बेसिकली ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लैंडफॉर्म्स के बारे में पता चल गया तो वो आपसे सिंपली पूछेंगे कि ग्लेशियर लेक कैसे बनती है। क्लियर? ग्लेशियर लेक से आउटबर्स्ट कैसे होता है, अगला क्वेश्चन वो ये पूछ लेंगे कि जब ज़्यादा पानी भर जाता है लेक में तो वो फट के फ्लडिंग कर देता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो यूट्यूब पे ग्लेशियल
लैंडफॉर्म्स टाइप कर देना, बुद्धि आईएएस, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, 2 वीडियो बनाए हुए हैं। पूरी जीसी लियोंग जो है वो उन 2 वीडियो में कवर है फॉर ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। आपका पूरा काम उससे कवर हो जाएगा। इसके बाद में कुछ छोटी छोटी टर्म्स दी हुई हैं, जैसे अर्थक्वेक, स्वॉर्म के बारे में। तो इनके बारे में आपको बेसिक कुछ चीज़ें पता करनी पड़ेंगी, जैसे क्या ये एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है क्या, या ये अर्थक्वेक की सीक्वेंस होती है, ये बहुत सारी सीक्वेंस की आ रहा है बार बार अर्थक्वेक। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि जो अर्थक्वेक स्वॉर्म होता है ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही लास्ट करता है या कुछ हफ्तों के लिए भी लास्ट कर सकता है। आपसे पूछेंगे कि इस अर्थक्वेक स्वॉर्म में मेजरली बहुत हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, हाँ या ना। तो जवाब है मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ लो टू मॉडरेट मैग्नीट्यूड इवेंट्स। ठीक है, फिर आपसे वो ये पूछ लेंगे कि ये कहाँ पे होता है, अकर कहाँ पे होता है, बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि शैलो डेप्थ पे होता है विद इन अर्थ क्रस्ट, फॉल्ट सिस्टम एग्जिस्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे होता है, और शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इस तरीके के बेसिक चीज़ें आपसे 6 पॉइंट्स पे पूछी जाएंगी, डेट्स इट। मगर हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल यूपीएससी अर्थक्वेक पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भले वो सीज्मिक एक्टिविटी पे क्वेश्चन हो, एपी सेंटर फोकस पे क्वेश्चन हो, वेव्स के बारे में क्वेश्चन हो कि पी वेव और एस वेव में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कौन ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनका नेचर क्या होता है, कौन सी लॉन्जिट्यूडनल है, कौन सी ट्रांसवर्स है। आपसे बॉडी और सरफेस वेव के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लव वेव, रेले वेव क्या होती हैं। बेसिक नॉलेज आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपसे स्केल पे क्वेश्चन पूछा तो रिचर और मर्केली स्केल में आपको डिफ्रेंशिएशन करते हुए आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपका अर्थक्वेक का टॉपिक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो कवर हो जाएगा। इसी के साथ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, साल भर हम लोगों ने जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो बहुत बार पढ़ा था, अभी रिसेंट में अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इंडियन प्लेट के आसपास जितनी भी प्लेट्स हैं उनको बहुत अच्छे से रट के जाना, पढ़ के नहीं, रट के जाना। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर पूछने की कोशिश करेंगे कि इंडियन प्लेट के आसपास कौन कौन सी प्लेट एग्जिस्ट करती हैं। और अफगानिस्तान में जैसा कि हमने देखा है कि अर्थक्वेक आया था, तो उस रीजन के बारे में भी आपको थोड़ी समझ डेवलप करके जाना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे ये कुछ प्लेट्स होती हैं, आप इनको रोक के भी पढ़ सकते हो। इन प्लेट्स को आप अच्छे से याद कर लेना। अगला टॉपिक जिसके बारे में हर कोई बात करता है वो है लैंडस्लाइड्स इन हिमालय। आप में से किसको नहीं पता कि हमको ये टॉपिक पढ़ के क्यों जाना चाहिए? तो आप में से किसको नहीं पता दोस्तों कि हमने लैंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ के बारे में पढ़ा है। आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि जोशीमठ जैसी जो लोकेशन है, ऐसी लोकेशंस क्यों वल्नरेबल हो जाती हैं, इनके कारण क्या है? जियोलॉजिक, टेरेन, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफी, इनका मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आपसे हो सकता है कि जोशीमठ में, क्योंकि पूरे साल न्यूज़ में रहा है ये, तो हो सकता है कि इसकी लोकेशन पे मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जोशीमठ जो है इट वाज वन ऑफ द मठ इस्टेब्लिश बाय आदि शंकराचार्य जी। तो हो सकता है बाकी 4 मठ के बारे में क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है मिश्रा कमेटी रिपोर्ट जिसने बार बार इस अनस्टेबल रीजन के बारे में बताया था उस पर क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन कौन से मेजर रीजन्स हैं जो लैंड सब्सिडेंस या लैंड स्लाइड के लिए वल्नरेबल है हमारे देश में। बस अगर आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट वेव इन इंडिया। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो दोस्तों, हीट वेव में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि हीट वेव को डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा, विंड चलेगी क्या, हिल स्टेशन पे हीट वेव क्या होगा, नॉर्मल अगर आप सी लेवल से देख रहे हो तो हीट वेव क्या होगी। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हीट वेव है ये क्यों होती है, इसके कारण क्या है, मतलब क्या समुद्र है या विंड्स हैं या लोकेशन है, टोपोग्राफी है, ये जो लैप्स रेट के बारे में आप पढ़ते हो ये है, ये क्या है। आपसे हीट वेव की बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे क्लाउड बर्स्ट। अब यूपीएससी ने क्लाउड बर्स्ट पे मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा था कि क्लाउड बर्स्ट
कि अगर आपको डेफिनेशन पता है कि क्लाउड बर्स्ट किस कंडीशन में ये बोला जाएगा कि बादल फट गए, बिल्कुल वैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि हीट वेव की क्या कंडीशन है, कौन से टेम्परेचर और किस तरीके की विंड को हम हीट वेव कहेंगे। दैट्स इट। फिर हो सकता है आपसे हीट आइलैंड इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो हीट आइलैंड इफेक्ट है ये क्या होता है, क्योंकि इसको हम मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आपको पता तो हो कि हीट आइलैंड इफेक्ट होता क्या है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड पे यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को एक बहुत शानदार आर्टिकल आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में, डीलिंग विद एक्सट्रीम हीट, बेसिकली हीट वेव इन इंडिया पे, जहां पे हमने मेंस पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को पढ़ा था। और इस आर्टिकल में बहुत सारे पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू हीट आइलैंड इफेक्ट हमें देखने को मिले थे। तो हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए। अगला टॉपिक है दोस्तों साइक्लोन। देखो साइक्लोन तो एक स्टैटिक टॉपिक है, इसमें बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, वो सबको पता है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। साइक्लोन क्या होता है, उसके लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कौन सा कितना टेम्परेचर कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए या नहीं, इक्वेटर पे साइक्लोन क्यों नहीं होता है, प्रेशर कैसा होना चाहिए, इस तरीके से। फिर वही ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या नाम बोले जाते हैं, टाइफून, विली विली, यूरिकेन, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी डायरेक्शन में घूमता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी डायरेक्शन में घूमता है। फिर नेमिंग ऑफ साइक्लोन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। क्वेश्चन पूछता है वो कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा क्यों होते हैं अरेबियन सी से ज़्यादा। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो फॉर्मेशन होता है वो कितने एरिया में होता है, और ये लैंड पे आने के बाद क्या डिसिपेट हो जाता है, होता है तो क्यों होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछता रहता है। जैसे फ्यूजीवारा इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है ना, सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फ्यूजीवारा इफेक्ट क्या होता है। तो ऐसे टर्म को आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे फ्रंट जो होते हैं, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट, फ्रंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लाउड्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, निम्बो स्ट्रेट क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स पे कि रेन कौन से क्लाउड्स लेके आते हैं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो हैं, ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो जेट स्ट्रीम पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके के बेसिक से क्वेश्चन आपको वो पूछेगा। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो वो क्या पूछ रहा है, देखो विंड के डायरेक्शन में पूछ रहा है 2002 में, ठीक है। एयर कहाँ पे डिसेंड हो रही है, सेंटर ऑफ साइक्लोन पे। तो साइक्लोन का जो मैकेनिज्म है घूमने का, वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। दैट्स इट। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है ऑयल स्पिल का। देखो ऑयल स्पिल के कारण एक्वेटिक इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ये आप सब जानते हो। ऑयल स्पिल, बहुत सारे देश जो हैं वो दूसरे देश में जाके जानबूझकर ऑयल को स्पिल कर देते हैं और बोलते हैं कि गलती से फूट गया और गिर गया। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो ये क्यों पूछेंगे मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि रिसेंट में हमने कुछ देखा है, जैसे ऑयल जैपर के बारे में, ये वो बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी है जो भारत में डेवलप की गई है फॉर ऑयल स्पिल, ठीक है। तो हो सकता है ऑली जैपर के बारे में साइंस टैग का क्वेश्चन बनेगा, ये साइंस टैग का। जैसे ऑली जैपर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, ऑयली वोरस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, भारत ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ऑयल स्पिल को रोकने के लिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। और कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिसे यूज किया जाता है कंटेमिनेंट ऑयल स्पिल को रिमूव करने के लिए, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2023 यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्वास मानो, अगर आपने इस ऑयल स्पिल को इस तरीके से तैयार नहीं किया तो यू आर नो वेयर कंपीटिंग विथ योर fellow aspirants. So that's it from my side with respect to disaster management covered in PT 365. We'll meet you soon in the next lecture with some more topics. Till then, keep shining. Have a good day.